Hello, my dear students. Welcome to our today's last lecture for orthodontics. In today's lecture, we'll be discussing many easy topics, but 3 to 4 MCQs are must from this topic. So when you're preparing, you should have a goal in your mind. First, secure your MCQs. First, clear the easy portions first. First, clear easy topics. First, be perfect with all the easy topics. Afterwards, try to achieve perfection. Why? Because many times in going in a process for achieving all the MCQs of hard topics, we sometimes forget easy topics. So in today's lecture, we'll be discussing about tooth movement. How does a tooth move? Or orthodontics is mainly alignment of tooth. So how they achieve alignment or how tooth movement is achieved. So first of all, you see that force is applied to tooth. Okay. Now understand the mechanism. After force is applied, there will be changes in PDL. Okay. So there will be changes, different changes on different side. Okay. On the compression side, when you are compressing, okay, there will be increased osteoclast. Okay, or increased resorption. ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि कंप्रेशन आर तो रिजॉर्प्शन, ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट, वो रिजॉर्प्शन के लिए ऑस्टियोक्लास्ट हमको चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जब आप फोर्स लगाओगे दांत पर, तब जिस साइड पर कंप्रेशन आएगी साइड, उस साइड रिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस साइड फोर्स दिया, तो ये आपकी रिजॉर्प्शन साइड होगी, यहाँ जगह होगी, तभी ये साइड टूथ मूव हो जाएगा। ठीक है, और कंप्रेशन साइड पर क्या आएगा, रिजॉर्प्शन। तो इसके लिए रिजॉर्प्शन के लिए कौन जवाबदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब आया टेंशन साइड। ठीक है, तो जिस साइड आप प्रेशर दिया, उसकी नजदीक की साइड, पहली साइड, वो आएगी टेंशन साइड। तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, या एपोजिशन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लॉजिक टूथ मूवमेंट का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये चेंजेस पहले होंगे, फिर जाके टूथ मूव करेगा, इसलिए ऑर्थोडोंटिक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बॉन्ड भी रीमॉडल होगा, पहले फोर्स आपने अप्लाई किया, तो पीडीएल में चेंजेस आए, पीडीएल में चेंज आए, बाद में बॉन्ड भी थोड़ा रीमॉडल होगा। ठीक है, और तब जाके टूथ मूव होगा। ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड तो हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। लाइट फोर्स आएगा तो फ्रंटल रिजॉर्प्शन होगा, हेवी फोर्स आएगा तो कैसा होगा, रिजॉर्प्शन अलग होगा। कौन सा, अंडरमाइनिंग वाला। ठीक है, इसमें आपको क्लियर कट ये नोट्स मिल जाएगी। ब्लड वेसल्स इसमें खराब नहीं होंगे क्योंकि लाइट फोर्स है, ज्यादा फोर्स दिया, इसलिए ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ऑक्लूजन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, ऑक्लूजन हो जाएगी, और आपको पेन भी फील होगा। ठीक है, कभी कभार अगर लंबे टाइम तक रखते हो ये प्रेशर, तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद जो टिश्यू होगी वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, पेरिजेंटल लिगामेंट हाइलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन जहाँ होगा कंप्रेशन साइड पर, वहां पे टूथ को मूवमेंट के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, और लाइट फोर्स होगा तो क्या करेंगे, सब नॉर्मल चीज होगी, ब्लड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसका फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो ऑल्टर होगा।
ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, सारे इंफ्लेमेटरी सेल्स बढ़ जाएंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद जहाँ पे साइट है जहाँ हमको मूवमेंट चाहिए वहाँ पे सी एम पी साइक्लोएमिनो फॉस्फेट सेल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट बन जाएंगे, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होगा वो रिजॉर्व करेगा नए बॉन्ड जो होंगे, नए सेल्स बॉन्ड फॉर्मिंग, वो सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद नए सेल्स क्या करेंगे, बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। फ्रंटल रिजॉर्प्शन होगा और डिपोजिशन भी होगा। तो यहाँ पे हाउस शिप्स लेक्विना मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। हाउस शिप्स लेक्विना डेवलप्स आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो आफ्टर 2 days, ठीक है। दूसरा कौन सा, कि अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन इज एसोसिएटेड विद, तो हैवी फोर्स, ठीक है। ऑप्शन में लोग क्या करेंगे, वेरी लाइट, लाइट, हैवी और वेरी हैवी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे अगर पूछा जाए ए बी सी डी, तो अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन है वो होगा हैवी फोर्स में। हैवी फोर्स की वैल्यू भी दी है 100 ग्राम से ज्यादा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आपको आपकी सोच से बनाने पड़ेंगे। यू शुड बी क्यूरियस अबाउट कैसे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला दिया है, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया है, बायोलॉजिक इफेक्ट, यानी कि टीथ कितना मूव होगा, कितना चेंजेस होगा, इसके लिए ये लोगों ने फोर्स अपॉन पीडीएल का एरिया, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। तो आपको अर्थों में ये भी आ सकता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट इज इक्वल टू, तो फोर्स अपॉन पीडीएल एरिया, ठीक है। अब आपने ये लॉजिक देखा नहीं पीडीएल का, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है पीडीएल की। उस पर जब प्रेशर देते हो ना, तब उसमें कोई स्पॉट्स है प्रेशर वाले, ठीक है, वो स्टिमुलेट होते हैं, तब जाके नए सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट वाले डेवलप होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी कौन सी होगी, ब्लड वेसल्स बिना ऑक्लूड करने के बाद हम मूवमेंट करेंगे, तो ये लाइट प्रेशर लाइट फोर्स वाली थ्योरी है, ठीक है। अब आता है टिपिंग और बॉडीली मूवमेंट। टिपिंग में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड टिपिंग, उसका मतलब ये हुआ कि आपको क्राउन है ना वो इस साइड मूव होगा, लेकिन रूट इस साइड होगा, तो ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। इससे क्या होगा, हेवीएस्ट प्रेशर जो होगा वो रूट अपेक्स पर, यहाँ पे हेवीएस्ट प्रेशर होगा, आप यहाँ से खाली पुश करोगे ऊपर ऑक्लूजल सरफेस पर, तब जाके नीचे हेवीएस्ट प्रेशर होगा रूट अपेक्स और क्रेस्ट पर, ठीक है। और आइडियल फोर्स कितना देना है, 50 ग्राम। कब हम ये फोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायस्टेमा क्लोजर के लिए फिंगर स्प्रिंग्स और राउंड लाइट वायर से आपको ये फोर्स जनरेट करना है, उसके ये एग्जांपल है, ठीक है। तो थोड़ा इजी होता है। अनकंट्रोल टिपिंग में कितना फोर्स आता है, तो 50 ग्राम, ठीक है। कहाँ पे ज्यादा फोर्स आएगा, रूट अपेक्स और क्रेस्ट ऑफ एलिवर बॉन्ड। फिर कंट्रोल टिपिंग, ठीक है, उससे क्या होगा, टूथ को थोड़ा ऊपर से भी मूव होगा और थोड़ा नीचे से भी मूव होगा, ठीक है, ज्यादा रोटेशन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे कंट्रोल टिपिंग, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, 75 ग्राम फोर्स आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, अनकंट्रोल टिपिंग में जो रूट का एपेक्स था ना, वो यहाँ से
यहाँ आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा ही मूव होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल टीपिंग स्लाइड मूवमेंट के लिए हमको चाहिए। फिर आता है बॉडीली मूवमेंट। बॉडीली मूवमेंट में क्या है, पूरे का पूरा टीथ को आपको मूव करना है। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम प्रेशर जैसा यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हेवी फोर्स आ जाएगा, तो इस साइड आपका कंप्रेशन एरिया हो जाएगा, जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे और रिजॉर्प्शन होगा। इस साइड आपका क्या आएगा, टेंशन जोन, डिपोजिशन होगा बोन का, और आएंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो मुझे बताइए। अभी तक 50 या 60 लोग जुड़े हैं, सबको आराम से पढ़ाएंगे। जीपीएससी की डिमांड आई है, तो अभी कोई डाउट है तो मुझे बताना। रूट टॉर्क, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो क्राउन मूव होगा ही नहीं, खाली रूट मूव होगा। फोर्स कितना चाहिए, मिनिमम 75 ग्राम। ठीक है, फिर आएगा रोटेशन। तो रोटेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ पर रोटेशन करना है। ठीक है, और 50 ग्राम का फोर्स हमको चाहिए। फिर आएगा एक्सट्रूशन, दांत को सॉकेट से बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, पुश ए टूथ जेंटली आउट ऑफ, मतलब बाहर निकालना है। ठीक है, उसमें भी 50 ग्राम जैसा फोर्स आएगा। और यहाँ पे इंट्रूजन, टूथ को अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 10 ग्राम का फोर्स आएगा। तो देखो, इंट्रूजन के लिए कम फोर्स, एक्सट्रूजन के लिए ज्यादा फोर्स। ठीक है, अब फोर्स ड्यूरेशन, अलग अलग मूवमेंट के लिए हमको अलग अलग फोर्स ड्यूरेशन चाहिए। तो कंटिन्यूस फोर्स दोगे आप, ठीक है, तो केस एग्जांपल क्या है, लाइट वायर का। ठीक है, उससे कंटिन्यूस फोर्स आते हैं। फिर इंटरप्टेड, उसमें क्या होता है, इलास्टिक चेन से इंटरप्टर दोगे। इसमें क्या होगा, पहले फोर्स एक्टिव होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर एक्टिव होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर एक्टिव होगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जीरो होने से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट वायर वाली फोर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और इंटरप्टेड में जीरो आता है, फोर्स जीरो हो जाता है बीच में। और इंटरमिटेंट, ठीक है, जब पेशेंट बाहर निकालेगा अप्लायंस तब फोर्स जीरो होगा, बाकी कंटिन्यूस रहेगा। अभी क्लियर, एलएनआर्स की जो डिमांड है उसमें ये इंटरमिटेंट वाला फोर्स आता है। अब फोर्स तो आपने लगा दिया टूथ की मूवमेंट के लिए, लेकिन कभी कभार डिलीटेरियस इफेक्ट, जो आपको मूवमेंट नहीं चाहिए, जो आपको डैमेज नहीं चाहिए, वो हो जाता है। तो वो कौन कौन से डैमेज है, एक तो मोबिलिटी है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, पल्प है, रूट रिजॉर्प्शन है। ठीक है, ये कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होना चाहिए ये सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब आया सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। आप जब मूव करेंगे टूथ को, तो कहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है ताकि बेस्ट मूवमेंट हो जाए, बेस्ट रोटेशन हो, बेस्ट ट्रांसलेशन हो, बेस्ट टिपिंग हो। तो ये उसके सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, उसके सब पॉइंट से उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो, कोई भी टूल होता है ना, उसको कंप्लीटली मूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है। आप यहाँ पे प्रेशर दोगे तभी जाके कंप्लीट टूथ मूव होगा। ऊपर दोगे तो ऊपर से इस साइड जाएगा, नीचे से इस साइड आएगा। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ये है
कि कहाँ पे आप प्रेशर दोगे कि पूरा का पूरा वो बॉडीली मूवमेंट करे। ठीक है, वही डायरेक्शन में, पीछे वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज टूथ होते हैं, ठीक है, वो उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, वो नीचे आ जाता है। नॉर्मल टूथ होता है वो यहाँ पे होता है, पेरिडेंटली कंप्रेस्ड वो कॉम्प्रोमाइज टूथ होता है, उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको खाली बोन का सपोर्ट होता है, पेरिडोन्शियम का सपोर्ट चला जाता है। ठीक है, और एपिकली रूट रिजॉर्प्शन होता है, तब जाके सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर आता है, क्योंकि नीचे का सपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। In periodontally compromised tooth, what is true about center of resistance? It moves apically. Now center of rotation, ठीक है, आपको रोटेट करने के लिए टूथ के एक सेंटर होता है, उस पर आप फोर्स लगाओगे तभी जाके वो रोटेट होगा। ठीक है, वरना उस पर फोर्स लगाओगे तो टिपिंग या अनकंट्रोल्ड रोटेशन, अनकंट्रोल्ड टिपिंग भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब फिजिक्स है, मोमेंट, ये कपल, ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आप कितना उसको मूव करना है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मूव करने के लिए आपको मोमेंट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, वो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से थोड़ा नजदीक होना चाहिए, वहां पे आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आएगा कपल। कपल क्या है, वो आपको इक्वल और ऑपोजिट नॉन कॉलिनियर फोर्सेस, ठीक है, ऊपर से इस साइड फोर्स दोगे, नीचे से इस साइड, तो आपको ये इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हो, ये इस साइड आप फोर्स दोगे और इस साइड फोर्स दोगे, रोटेशन के लिए दोनों अलग अलग साइड से इक्वल फोर्स करोगे तो वो रोटेट होगा। ठीक है, अब ये ऑर्थोडोंटिक जो होते हैं ब्रैकेट्स, वो कैसे मैकेनिज्म उसके होता है। ठीक है, तो पहले देखिए, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर का जो बैंड होता है, ठीक है, ये वो रोटेशन के लिए होता है। ठीक है, रोटेशन चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर बैंड, एंगुलेशन को चेंज करने के लिए सेकेंड ऑर्डर बैंड। ठीक है, आपको एंगल चेंज करना है तो यहाँ पे इससे चेंज होगा, ब्रैकेट से। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर जो होगा वो इंक्लिनेशन चेंज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर यानी रोटेशन, सेकेंड ऑर्डर से एंगुलेशन चेंज होगा, थर्ड ऑर्डर से इंक्लिनेशन चेंज होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब कौन कौन से अप्लायंस कैसे कैसे मूवमेंट करेंगे, तो टूथ मूवमेंट, तो वो अनकंट्रोल टिपिंग के लिए कौन जवाबदार है, तो फिंगर स्प्रिंग। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है, खाली आप नाम रखिए और क्या करता है, तो अनकंट्रोल टिपिंग करता है। ठीक है, कौन, फिंगर स्प्रिंग। कंट्रोल टिपिंग किससे होता है, ब्रैकेट से। बॉडीली मूवमेंट किससे होता है, आपके ब्रैकेट से, अप्लायंस से। फिर रूट टॉर्क, ठीक है, रूट टॉर्क कैसे होगा, रूट को आपको यहाँ पे मूव करना है और यहाँ से थोड़ा ही मूव करना है, क्राउन को वेरी लेस मूव करना है। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन में क्या होगा, आपने देखा, एक फोर्स इस साइड, दूसरा फोर्स इस साइड, दोनों फोर्स कोलिनियर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस पर एक्ट करेंगे तो रोटेट होगा टूथ। ठीक है, देखो, सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज कॉस्ड बाय द कपल मूवमेंट अलोन। ठीक है, अब एंकरेज। ठीक है, टूथ मूवमेंट में आपको कोई डाउट तो मुझे बताइए, थोड़ा इजी टॉपिक है।
अब एंकरेज क्या है? कोई भी बड़ी शिप होती है, बड़ी क्रूज शिप होती है, तो वो जब ओशन में जाएगी तब उसको एंकर करने के लिए नदी में या ओशन में जो चीज डालेंगे हम, वो होगा आपका एंकर। ठीक है, 3D डायमेंशन में मैंने ड्रॉ करके बताया है आपको। ठीक है, ये ऐसा होता है। फिर वो अंदर जाकर लग जाएगा सी, बॉटम ऑफ द सी पर, और शिप को एंकर देगा मूवमेंट के लिए, और उसको साइक्लोन से या अलग अलग टाइप से बचाएगा। ठीक है, मूव करने से रोकेगा। तो यहाँ पे एंकरेज हम क्यों देते हैं? ठीक है, एंकरेज हम इसलिए देते हैं कि आपको अनवांटेड टूथ मूवमेंट है ना, ठीक है, आप एक टूथ को मूव करना चाहते हो, प्रीमोलर को, ठीक है, तो ये आपने मूव कर दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी सोचो कि आपको टूथ मूवमेंट जो नहीं चाहिए उसको कैसे रोके। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया, एंकरेज का फंडा दिया। ठीक है, तो उससे कैसे लॉजिक आया? तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दोनों दुश्मन है। ठीक है, अलग होता है और ऑपोजिट होता है। तो एंकरेज का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई मूवमेंट करनी है तो एक टूथ को एंकर बना दीजिए और दूसरे को मूवमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस टूथ को एंकर बनाया है और इसको इस साइड खींच रहे हैं। सेम इस टूथ को एंकर बनाया है और नीचे दांत को इस साइड खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एडवांटेज हो गया एंकरेज का। ठीक है, तो एंकरेज में क्या होता है, एक टीथ को एंकर बनाकर दूसरे की मूवमेंट हम करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स, रेसिप्रोकल एंकरेज। ठीक है, एक टूथ यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, आपने ये यहाँ पे इससे एंकर बनाया और इस साइड से, इससे या इस साइड टूथ को खींचा। ठीक है, और यहाँ भी आपने एंकर बना दिया और इस साइड इस टूथ को खींचा, दोनों साइड एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा रेसिप्रोकल एंकरेज। मिडलाइन डायस्टेमा में ये काम आता है। ठीक है, रेनफोर्स्ड एंकरेज। रेनफोर्स्ड एंकरेज में क्या होगा? ठीक है, आपने कोई एंकरेज ले लिया, ठीक है, फिर उसको मूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे टूथ को इंक्लूड कर दोगे। यहाँ पे इस टूथ को इससे खींच लेना है, तो इसको खाली आप रखोगे तो ये खींचा जाएगा। तो आप क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करके आप एंकरेज का प्लान दोगे। ठीक है, फिर आपने इसको एंकर की तरह यूज किया और टूथ को इस साइड खींचा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्कल पर हेड गियर बना दिया है। ठीक है, ये आपका एंकरेज हो गया। फिर इस साइड मूवमेंट होगी। ठीक है, फिर है स्केलेटल एंकरेज। कभी कभार आप बोन्स के अंदर इम्प्लांट प्लेस कर दोगे या स्क्रूज प्लेस कर दोगे, उससे आपको एंकरेज मिलेगा। ठीक है, टूथ मूवमेंट के लिए। अब एंकरेज की डिमांड कब होती है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? तो मैक्सिमम एंकरेज हम कब देंगे? ठीक है, मैक्सिमम एंकरेज हम देंगे जब आपको पोस्टीरियर टूथ को मूव नहीं करना है और आगे के दांत को अंदर ले जाना है। ठीक है, तब जाके। मॉडरेट एंकरेज कब देंगे? खाली आपकी प्रीमोलर्स को आगे लेके जाना है, ठीक है, और आगे के दांत को अंदर लाना है, तो आपको खाली एक ही दांत पर एंकर देना है। यहाँ पे सारे दांत को अंदर ले जाना था, इसलिए हमने सारे तीनों जगह पर एंकर दिया। ठीक है, और मिनिमम एंकरेज। ठीक है, आपको खाली सेकेंड प्रीमोलर जो है, ठीक है, वो आपको निकाल दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगे के दांत को विजुअलाइज करना है। ठीक है, पीछे के दांत को थोड़ा आगे ले जाना है, तो इसमें कोई एंकरेज वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने देखा
पोस्टीरियर टूथ को आगे ले जाने के लिए थोड़ा कम एंकरेज चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, खाली फर्स्ट प्रीमोलर आपको क्या करना हो, इक्वल मूवमेंट दोनों को, एक मूवमेंट चाहिए, पोस्टीरियर वाले दांत को आगे लाना है और एंटीरियर वाले दांत को पीछे लाना है। तो यहाँ पे कौन सा फंडा आएगा, रेसिप्रोकल वाला, और मॉडरेट एंकरेज आएगा। और मैक्सिमम एंकरेज पोस्टीरियर टूथ को वहीं रखना है और सारे एंटीरियर्स को अंदर ले जाना है। ठीक है, जैसे क्लास 3 होता है, लोअर के जो में टीथ बार होते हैं, उसको अंदर ले जाने के लिए हम मैक्सिमम एंकरेज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब वायर्स, ब्रैकेट सब क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, वायर सब काम करता है और ब्रैकेट क्या करता है, वो टूथ के ऊपर एक हैंडल की तरह काम करता है, वायर यहाँ पे जाकर काम करेगा। ब्रैकेट एक मीडिएटर है। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक वायर में आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा और कभी कभार डीएक्टिवेट भी करना पड़ता है। ठीक है, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन दो स्टेज आता है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वो डेंटल मटेरियल्स हमने जब पढ़ाया था तब ये डिस्कस किया था सब। प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टिफनेस के बारे में भी बताया था, रेंज के बारे में बताया था। कभी कभार ऐसा इजी क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि स्लोप ऑफ इलास्टिक पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे या इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑर्थो में कभी कभार आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी। ठीक है, ये आया स्टिफनेस, तो स्लोप ऑफ द इलास्टिक पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर्टी। फिर आता है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, आप कितनी रेंज में वो काम करोगे और कब तक वो वायर एक्टिव होगा। फिर आता है रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस में क्या होता है कि वो एक बार काम करने के बाद जल्दी से कब ना हो, वो डिफॉर्मेशन टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जब तक वो डिफॉर्म नहीं हो जाता है, उस प्रॉपर्टी तक जो अपना टॉलरेंस दिखाता है, उसको बोलेंगे हम रेजिलियंस। ठीक है, फॉर्मेबिलिटी। ठीक है, वो फॉर्मेबिलिटी क्या है कि जो एक वायर होता है वो कितना डिफॉर्म होगा, कितना फॉर्म चेंज करेगा अपना ब्रेक होने से पहले, उसको बोलते हैं फॉर्मेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो मुझे बताइए, थोड़ा डेंटल मटेरियल्स और फिजिक्स जैसा ही। अब वायर मटेरियल और ज्योमेट्री, उसके साथ हमारे क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। ठीक है, वो नाइट टाइम में वीकेस्ट होता है और सबसे ज्यादा एसएस में होता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, फिर डायमीटर जैसे बढ़ता है, ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उतना स्टिफनेस बढ़ता है, उतना रेंज कम होता है। ठीक है, डायमीटर बढ़ने से रेंज कम होता है, लेंथ बढ़ने से रेंज ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होता है, स्टिफनेस कम होता है। रेक्टेंगुलर जो होता है, ठीक है, वायर रेक्टेंगुलर, वो स्ट्रोंगर होता है राउंड से। और बीम जो होता है वो कैंटिलीवर से स्ट्रॉन्ग और स्टीफर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। अब आगे हमने पढ़ाया ब्रैकेट्स में एज वाइज में क्या होता है ओरिजिनल में। पहले फर्स्ट ऑर्डर बैंड देंगे, ठीक है, बकोलिंगुअल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, टूथ को अंदर लाएंगे। फिर मीजोडिस्टल पोजीशन के लिए सेकेंड ऑर्डर बैंड करेंगे, देंगे, और थर्ड ऑर्डर बैंड से क्या होगा, बकोलिंगुअल पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे शॉर्टकट में याद रख लेना है। अलग अलग टाइप के ब्रैकेट होते हैं, मेटल, सिरामिक और सेल्फ लाइगेटिव। उसमें कोई एमसीक्यू आता नहीं है, इसलिए हमने उसका कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अब अर्ली ट्रीटमेंट फेज।
ठीक है, तो क्या आएगा आपको बिगिनिंग, जब डेवलपमेंट होता है, जब ग्रोथ होता है, पिवटल स्टेजेस होते हैं, जब आप इजीली कोई मूवमेंट अचीव कर सकते हो, तब जाके आपको ये ट्रीटमेंट प्लान करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेज कौन सा आएगा, मिक्स्ड डेंटिशन में। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, कॉम्प्लायंस और प्लायबल फीचर्स। ठीक है, इसका आपको एडवांटेज लेना है। फीचर्स जो होते हैं वो प्लायबल हो सकते हैं और ग्रोथ भी अच्छी होगी पीपीटी के कारण। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, ठीक है, उसमें आप कैसे दोगे, उसमें आपको पैरेटल एक्सपांशन देना है। ठीक है, पैरेटल एक्सपांशन से क्या हो जाएगा, पीछे का जो मैक्सिला है, ठीक है, वो एक्सपांड होकर नॉर्मल ऑक्लूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल किसके, कॉर्डेलिक्स और हायरैक्स। ठीक है, एंटीरियर क्रॉस बाइट, ठीक है, आगे के दांत बाहर है, तो आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको आगे के दांत को अंदर ले जाना है। ठीक है, 2x4 ब्रेसेस या एक्टिव रिटेनर देना है, फिंगर स्प्रिंग से आपको अंदर ले जाना है। ठीक है, या फिर रिवर्स पुल हेड गियर। तो यहाँ पे आप जब भी नोट्स बनाओगे ना, तो अभी थोड़ा डिटेल में लिखने का चालू कर दो। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, तो पैरेटल एक्सपांशन हमको चाहिए, कॉर्ड एरेक्स होगा और हायरेक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज ही आपको याद रखनी है। फिर एंटीरियर क्रॉस बाइट, तो 2x4 ब्रेसेस या एक्टिव रिटेनर, ठीक है, और रिवर्स पुल हेड गियर। इतना ही चीज आपको याद रखना है। तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट के लिए पैरेटल एक्सपांशन, ठीक है, उसमें कॉर्ड हेलिक्स आएगा और आएगा हायरैक्स। ऐसे आपको नोट्स में लिख देना है। एंटीरियर क्रॉस बाइट के लिए क्या आएगा, ब्रेसेस आएंगे, एक्टिव रिटेनर आएगा यानी कि फिंगर स्प्रिंग, और फुल अंडर बाइट। ठीक है, ज्यादा अंडर बाइट है, स्केलेटल क्लास 3 मालोक्लूजन है, तो आपको रिवर्स पुल हेड गियर। फिर सीवियर ओवरजेट। ठीक है, तीसरा टॉपिक है सीवियर ओवरजेट, यानी अपर के दांत यहाँ है, नीचे के दांत यहाँ है, गैप ज्यादा है, इसको बोलेंगे ओवरजेट ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मल 2 मिलीमीटर जैसा होता है, लेकिन अगर 5 या 6 मिलीमीटर हुआ तो उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, उससे कैसे करोगे आप, तो आपको अप्लायंस देना पड़ेगा 2x4 का, और एंटीरियर टीथ को बैक अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे के दांत है उसको अंदर। ठीक है, और क्लास 2 हेड गियर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के दांत ऑलरेडी बाहर है, आउटसाइड, और ग्रो अगर ज्यादा कंटिन्यू रह गई तो बाहर जाते रहेंगे, आपको आपका ऑक्लूजन नॉर्मल नहीं मिल जाएगा, रिकवर नहीं होगा। तो उसको स्लो करने के लिए ग्रोथ को आपको क्लास 2 हेड गियर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेड गियर भी आएगा। ठीक है, फिर आएगा एंटीरियर ओपन बाइट। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे थंब सकिंग होता है, टंग थ्रस्टिंग। ठीक है, तो उसमें आपको हैबिट अप्लायंस देना पड़ेगा, टंग केज। अभी जितनी भी एग्जाम्स गई होगी डेंटल जीपीएससी की, उसमें एक क्वेश्चन कॉमन आता है, नैरो आर्च वाला, थंब सकिंग हैबिट होता है तो क्या क्या होता है। तो ये हैबिट के 2-3 एमसीक्यू कंपलसरी है, भूलना नहीं, आपको पक्का वो आना चाहिए। फिर पैलेटल इम्पीचमेंट। ठीक है, पैलेट अगर नीचे के दांत ऊपर के पैलेट को टच करते हैं तो आपको मैक्सिलरी बाइट प्लेट देना पड़ेगा। ठीक है,
इम्पैक्टेड टीथ, ठीक है, इसमें कुरोल्स रूल आएगा। कुरोल्स रूल वो क्या है, ठीक है, अगर कैनाइन है वो मिडलाइन ऑफ लेटल इंसाइजर को पास नहीं करता है, ठीक है, तो वो 90% चांस है कि वो इरप्ट होगा, ठीक है, यानी कि ये आपने ड्रॉ किया लेटल इंसाइजर, और जो कैनाइन है वो यहाँ पे आ गया, अटक गया, ठीक है, तो ये लेटल इंसाइजर की मिड लाइन है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कैनन के पूरे चांस है कि वो इरप्ट होगा, 91% चांस, ठीक है, लेकिन ऐसे सोचो कि कैनन यहाँ तक है, ठीक है, मिड लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो बहुत ही कम चांस होगा कि वो इरप्ट करे। कितना चांस? 64%, ठीक है, तो ये पुरोल्स रूल है, ठीक है, तो इसमें इम्पैक्टेड टीथ के लिए अगर आपको ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट चाहिए तो 3 H इंपॉर्टेंट है। कितना ऊंचा है, कितना ओरिजेंटल है, और उसने लेटरल की मिडलाइन क्रॉस की है या नहीं। तो अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट के ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक पुरोल्स रूल पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रूल्स, ऐसे ही कुछ नई नई चीजें, ऐसे एडवांसमेंट से लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ठीक है। अब आएगा मॉडरेट क्राउडिंग, ठीक है, क्राउडिंग हो गया तो आपको क्या करना है, आपको लीप बम्पर यूज करना है, ठीक है, फिर आएगा सीवियर क्राउडिंग, ठीक है, सीवियर क्राउडिंग में क्या करना है, सीरियल एक्सट्रैक्शन करना है, CD4, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग दिया है, डेवेल, ट्वीड और नांस, ठीक है, तीनों का अलग अलग पैटर्न है, CD4 कॉमन है, ठीक है, CD4 आप निकाल दोगे तो आपको अच्छी तरह से दांत को ऑर्थो ऑक्लूजन में लाने के लिए स्पेस मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। एंकरेज, टूथ मूवमेंट, ठीक है, फिर ये कौन से अप्लायंस कब देते हैं, ट्रीटमेंट फेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब ट्रीटमेंट और अप्लायंस, कौन कौन से अप्लायंस हम कब यूज करेंगे, कौन से टाइम पर। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी के लिए स्केलेटल, एक्सट्रैक्शन और नॉन एक्सट्रैक्शन के लिए डेंटोलर, और ग्रोथ मॉडिफिकेशन के लिए स्केलेटल। ये तीनों क्लासिफिकेशन में ये अप्लायंस हम अलग अलग यूज करेंगे। ग्रोथ जब होती है 8 to 13 और 10 to 15, तभी जाके हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ठीक तरह से, उसका प्रोग्नोसिस बेस्ट हो जाए ऐसी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास 2 में, क्लास 2 होता है तो आप हेड गियर दोगे तो क्या होगा, ऊपर का जो होगा मिथिला, उसकी ग्रोथ हेड गियर से कम करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, उसकी ग्रोथ को अटकाएंगे, ठीक है, और फंक्शनल अप्लायंस आपको देना है ताकि मैंडिबल ग्रो हो जाए। तो अगर आप देखो कि आपको पूछा जाए क्लास 2 को कैसे मैनेज करोगे, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैक्सिला की ग्रोथ को मुझे अटकाना है, थोड़ी कम करना है, और मैंडिबल की ग्रोथ को ज़्यादा करना है। मैंडिबल को ग्रोथ की ज़्यादा के लिए फंक्शनल अप्लायंसेस हमने कल पढ़ा था, ट्विन ब्लॉक वगैरह, ठीक है, और उसको अटकाने के लिए हेड गियर, ताकि मैक्सिला की ग्रोथ अटक जाए। क्लास 3 में क्या होगा, रिवर्स हेड गियर, ताकि मैक्सिलरी ग्रोथ को प्रमोट करे, और चिन कप वो मैंडिबल की ग्रोथ को कम करे, ठीक है, तो ये थोड़ा इजी है क्लास 3 और क्लास 2 में कैसे वो मूवमेंट अचीव करेंगे, ठीक है। तो अभी हाई पुल और ऑक्सीपिटल हेड गियर कब देंगे, तो क्लास 2 में हम देंगे। उससे क्या होगा, मैक्सिला की ग्रोथ को कम करेगा, और मैंडिबल को वो आगे लाएगा, ठीक है। स्केलेटल में क्या करेगा, मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोथ को कम करेगा, और डेंटल में क्या इफेक्ट लाएगा, वो इंक्लूड्स और डिजिटलाइजेस अपर मोलर्स, ठीक है। तो हेड, जो हाईपुल और ऑक्सीपिटल हेड गियर होते हैं वो दो इफेक्ट करेंगे, एक मैक्सिला को अटकाएंगे, और डेंटल में जो मोलर्स होते हैं उसको पीछे ले जाएंगे, डिजिटल करेंगे, डिजिटलाइजेस,
ठीक है, और अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने से क्या होगा, मैक्सिला की ग्रोथ हाइट, वर्टिकल हाइट भी और हॉरिजॉन्टल छोटी होगी। ठीक है, तो ये जनरली आपको पता ही हो गया कि अभी हाईपुल और ऑक्सीपिटल हेड गियर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्लास 2 के लिए ही देते हैं। ठीक है, अब लो पुल और सर्वाइकल हेड गियर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मैक्सिला की ग्रोथ को कम करेगा बोन में, और डेंटल में क्या करेगा, एक्सट्रूड्स, जो पीछे के दांत है मोलर्स उसको बाहर लाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला है लो पुल और इसको बोला है हाई पुल। ठीक है, हाई पुल से टूथ इंक्लूड होते हैं मोलर्स, डिजिटलाइजेशन दोनों में होता है, लेकिन लो पुल में टूथ एक्सट्रूड होते हैं और डिजिटलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको अभी डिफरेंस ये दोनों में पता चल जाना चाहिए कि हाई पुल जो ऑक्सीपिटल हेड गियर होता है, ये वाला ऊपर से चालू होता है, वो क्या करेगा, टूथ को इंक्लूड करेगा, और पीछे सर्वाइकल होता है वो क्या करेगा, टूथ को नीचे लाएगा। तो ऑब्वियसली आपको पोजीशन से ही पता चल गया होगा कि इसकी पोजीशन नीचे है तो ये टूथ को नीचे खींचेगा, इसकी पोजीशन ऊपर है तो ये टूथ को ऊपर खींचेगा। ठीक है, रिवर्स पुल हेड गियर फेस मास्क हम देंगे क्लास 3 में। ठीक है, मैंडिबल ज्यादा है, बड़ा, तो इसमें क्या करेंगे, मैंडिबल को ग्रोथ को अटकाएंगे ये लोग, और मैक्सिला को प्रमोट करेंगे, फॉरवर्ड ग्रोथ करेंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। ठीक है, आगे की ओर नीचे भी आएगा और आगे की ओर भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 3 में रिवर्स पुल हेड गियर हम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे हम फेस मास्क। ठीक है, तो ये कब हमें देना चाहिए, जब अपर के फर्स्ट मोलर्स इरप्ट होते हैं ना, तभी हमको ये देना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम मैक्सिला की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और रोटेशन वाइज भी उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताइए। फिर आता है क्लास 3। क्लास 3 मतलब चिन ज्यादा बड़ा है, तो चिन को कप से अंदर ले लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये जितने भी डायग्राम आप देख रहे हो वो सब इमेज बेस्ड में आपको पूछे जा सकते हैं। इसका क्या रोल है, इंक्लूजन के लिए क्या आएगा, ये इंक्लूड करेगा एक्सक्लूड करेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हमने ये लेक्चर पढ़ लिया है एक बार, बायोनेटर से क्या होता है, रिमूवल अप्लायंस से। ठीक है, एक्टिवेटर पढ़ लिया, पिन ब्लॉक भी हमने पढ़ लिया था। ये सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैंडिबुलर एंटीरियर रिपोजिशनिंग अलायंस अप्लायंस। ठीक है, तो ये ओएमआरडी में भी आ सकता है और यहाँ भी। ठीक है, मैंडिबल को आगे ले जाना है, इसकी ये अप्लायंस। फिर हर्ब्स्ट अप्लायंस। ठीक है, हर्ब्स्ट अप्लायंस से क्या होगा, उससे भी मैंडिबल और मैक्सिला का जो रिलेशन है वो नॉर्मल आ सकता है, और पेशेंट्स के मस्कुलेचर भी यूनिफॉर्मिटी में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंडिबल को फॉरवर्ड मूव करेगा, जब पेशेंट मूव मूव बंद करेगा ना तब। ठीक है, रैंप की तरह एक वो एक्ट करता है। अब नए नए एडवांसमेंट्स कौन कौन से हैं, फोर्सेस। ठीक है, तो वो क्या करेंगे फोर्सेस, वो टूथ को पुश करेंगे। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, उसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट पहने कि नहीं पहने उसके कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड अप्लायंस है। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसको हैवी वायर्स चाहिए। फिर पेंडुलम। पेंडुलम का मतलब क्या है, आपको ये फिक्स्ड अप्लायंस है। ठीक है, आप इसको बॉन्ड कर दोगे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर से। ठीक है, उससे क्या होगा, डिस्टलाइज होगा और डीरोटेट होगा। ठीक है, पीछे भी जाएगा और रोटेशन भी अटकाएगा। ठीक है, और एक्रेलिक बटन जो होगा यहाँ पे, वो कॉइल्स को पुश करेगा मोलर्स को बैक। ठीक है, तो ये
आपको पेंडुलम के बारे में पता होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ मोलर्स के लिए यूज होता है। डिजिटली मूव आपको करना है और रोटेशन भी चाहिए। ठीक है। उसका डिसएडवांटेज तो खाली अपर की आर्च में ये होता है। फिर आएगा श्वाज और स्प्लिट प्लेट। ठीक है। ये खाली माइल्ड पोस्टीरियर क्रॉस बाइट में यूज होता है। डब्ल्यू आर्च। ठीक है। ये कब होगा? ये आपको स्लो एक्सपेंशन के लिए यूज करना है, ज्यादा रैपिड नहीं चाहिए। कॉर्ड हेलिक्स। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे प्रॉपर जो आपको मूवमेंट चाहिए, ठीक है, वो हो सकती है, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में अलग अलग टाइप के फोर्स चाहिए। ठीक है। तो ये अलग अलग लूप से आप अलग अलग फोर्स डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक है। हायरैक्स, ये भी पैरेटल एक्सपांशन वाला अप्लायंस है। ठीक है। इसमें जैक स्क्रू आता है। एक टर्न आप करोगे तो 100 न्यूटन ऑफ फोर्स आएगा। ठीक है। और आपको बैंड जो होगा फर्स्ट मोलर और प्री मोलर पर अप्लाई करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? स्केलेटल एक्सपांशन मिलेगा। हास, HAAS, हास, वो फिक्स्ड है, हायरैक्स की तरह ही है। ठीक है। एक्सपांशन के लिए चाहिए, लेकिन उसका हाई एक्सपांशन रेट है, तो एक अच्छे बात है। ठीक है। हायरैक्स से तो अच्छा है। और हायरैक्स से क्या बुरा है कि वो डिफिकल्ट होता है क्लीन करने के लिए। ट्रांसपेरेटल आर्च। ठीक है। ये आपको आर्च विड्थ जो होती है उसको स्टेडी रखने के लिए ये यूज होता है। ठीक है। और कभी कभार उसको हम एक्सपांशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब पेशेंट का जो मिक्स्ड डेंटिशन होता है उसमें कौन कौन से अप्लायंस आ सकते हैं? तो एक आएगा नांस। ठीक है। वो अपर आर्च के लिए होता है। उससे क्या होगा? ये स्पेस मेंटेनर होगा ना, वो मिजल ड्रिफ्टिंग ऑफ मोलार्स को अटकाएगा। ठीक है। वो एक एक्ट करता है मिजियल ड्रिफ्टिंग ऑफ मोलर्स, टीथ को आगे नहीं आने देगा। तो ये पीडोडोंटिक्स में भी काम आएगा, स्पेस मेंटेन भी कर सकता है। और दूसरा ये रोल है कि वो एंकरेज की तरह भी काम करेगा। ठीक है। तो नॉन स्काई अप्लायंस में क्या क्या एडवांटेज है? एक तो स्पेस मेंटेनेंस और एंकरेज। लोअर लिंगुअल होल्डिंग आर्च। ठीक है। ऊपर में नॉन्स था, लेकिन नीचे वही अप्लायंस को लोअर लिंगुअल होल्डिंग आर्च बोलेंगे। उसका भी रोल यही आएगा, स्पेस मेंटेनेंस, मोलर्स को मूवमेंट से बचाता है। लिप बम्पर। ठीक है। लिप बम्पर क्या है? उससे जो भी लिप का फोर्स है ना, वो अंदर नहीं आएगा। ठीक है। लोअर लिप का प्रेशर होगा ना, वो इंसाइजर्स पर नहीं आएगा। ठीक है। वो सीधा मोलर्स पर चला जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इंसाइजर्स आगे की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है। लोअर एंटीरियर्स को आगे लाएंगे और मोलार्स को पुश करेंगे। एक तीर से दो निशान। लिप बम्पर से मोलार डिस्टली मूव होता है और क्या इंसाइजर्स आगे आ जाएंगे। तो ये क्लास 2 में बहुत काम की चीज है। ठीक है। इससे मैंडिबल की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। अब परमानेंट डेंटिशन अलायंस, तो अभी मार्केट में ये मिल ही रहा है, ब्रेसेस और एलाइनर्स। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अगला टॉपिक है हमारा रिटेंशन। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना।
तो अभी हम पढ़ेंगे रिटेंशन। ठीक है, ऑर्थो की ट्रीटमेंट करवा दी तो दांत वहीं के वहीं रह जाए और वही का वही ऑक्लूजन मेंटेन हो जाए, उसको बोलेंगे हम रिटेंशन। लेकिन कभी कभार रिलैप्स हो जाते हैं। एक होगा इलास्टिक वाला, ठीक है, उसमें पीडीएल में भी थोड़ा दिक्कत होता है, जिंजाइवल फाइबर्स में भी होता है, सुप्राक्रेस्टल, ठीक है। और कभी कभार आपको जो टूथ मूवमेंट चाहिए उसको के लिए हम सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटॉमी भी करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको सीवियर रोटेशन होता है, आपको टूथ मूव करना है तो उसके फाइब्रोटॉमी भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। फिर डिफरेंशियल जो ग्रोथ, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो होते हैं वो उसकी डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, ठीक है, इससे भी ये आप दिक्कत होता है, रिलैप्स हो जाता है, ठीक है। अब रिटेनर्स क्या होते हैं? रिलैप्स को अटकाने के लिए आपने जो ट्रीटमेंट अचीव की उसको फेल ना हो जाए, इसलिए आपको रिलैप्स ना हो जाए, इसलिए आपको रिटेनर्स देने पड़ेंगे। एक आएगा हमारा होली, जो फेमस है, आप उसमें फिंगर स्प्रिंग्स भी ऐड कर सकते हो और स्पेस मेंटेनर की तरह भी यूज कर सकते हो। फिर नीचे वाला होली रिटेनर मैंडिबुलर, ठीक है, ये भी आपको रिटेंशन के लिए भी काम आएगा। वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर, ठीक है, वो एलएनएस जैसा होता है, वो दिखेगा नहीं लेकिन ऐसे रिटेनर अभी पॉपुलर है। और लिंगुअल बॉन्डेड रिटेनर, ठीक है, लिंगुअल साइड पर आपको बॉन्ड कर देना है, वायर या फिर जो अप्लायंस होता है उससे आपको रिटेनर 10 मिल जाएगा, ठीक है। लैब्स कितनी प्रकार के? क्लास 2, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो? तो फिनिशिंग स्टेज में उसको आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। क्लास 3, उसको आपको क्या करना है, वो फिनिशिंग स्टेज में आप उसको ओवर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी रिलैप्स है उसके लिए आपको हेड केयर या फिर कोई ना कोई अप्लायंस उसमें चाहिए, ठीक है। डीप बाइट रिलैप्स, ठीक है, वो कैसे करोगे आप? तो प्रिवेंट ओवर इरप्शन ऑफ द इंसाइजर्स, इंसाइजर्स को कम से कम वो ध्यान रखना है कि वो ओवर इरप्ट ना हो जाए। कैसे करोगे? होली रिटेनर आपको यूज करना है, उसके साथ बाइट प्लेन यूज कर देना है, ठीक है, ताकि अपर के दांत ओवर इरप्ट ना हो जाए। ओपन बाइट रिलैप्स, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टीथ अंदर ना चले जाए, ठीक है। अंदर कैसे चले जाएंगे? पेशेंट की कोई हैबिट होगी, थंब सकिंग होगा, माउथ ब्रीदिंग होगा, तभी जाके वो दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से अप्लायंस आएंगे? पॉली रिटेनर आएगा और उसमें ऐड क्या होगा? पोस्टीरियर बाइट ब्लॉक। तो देखो कहीं भी आपको हॉली तो लगा ही देना है, ठीक है, उसमें खाली ऐड कर देना है। वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर भी आएगा, ठीक है। अब आएगा हमारा ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। या रिटेंशन रिलैप्स में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी में कुछ नहीं, जब आपको लिमिट के बाहर मूवमेंट चाहिए जॉ का, तो आपको लीफोर्ट 1 भी करेक्शन चाहिए अपर के टीथ में, एंटेरो पोस्टीरियर के लिए। और बायलेटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी, ठीक है, नीचे के दांत को आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, तो ये आपको एडवांसमेंट और सेटअप बैक के लिए बायसजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी चाहिए। और अपर के दांत को करेक्ट करने के लिए लीफोर्ट वाला फ्रैक्चर जो होता है उसका प्रोसीजर करना होता है एंटेरो पोस्टीरियर के लिए, ठीक है। आगे और पीछे की बात कर रहे हैं। ऊपर नीचे की बात करें वर्टिकल करेक्शन, तो उसमें क्या आएगा? ओपन बाइट को करेक्ट करें और डीप बाइट को करेक्ट करें, बाइट को आपको करेक्ट करना है। ट्रांसवर्स में क्या आएगा? ठीक है, आपको एक्सपांशन करना पड़ेगा, मैक्सिला एक्सपांशन कर सकते हो, मैक्सिलरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और फेशियल एस्थेटिक्स ये भी कॉमन हो गया है, कोई लोग चीनियोप्लास्टी करवाता है, कोई वो बोटॉक्स करवाते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे तो जीनियोप्लास्टी यानी कि चीन जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको कट करके थोड़ा शेप देना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ दिक्कत हुई है?
तो गाइस, हमारा जो ऑर्थो का लेक्चर था वो हमने सब टॉपिक पूरे कर दिए हैं। अभी आपको कोई डाउट्स हो तो हम उसका फिर से लेक्चर रख सकते हैं। ये सब टॉपिक्स रिवीजन में भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने हमारी एकेडमी ज्वाइन नहीं की है तो ये हमारी एकेडमी की वेबसाइट है, AImedicaldentalacademy.com। ठीक है। इस पर जाके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो है A to Z ऑनलाइन कोचिंग ऐप। ठीक है। वहाँ पे आपको ये डेंटल के सारे कोर्स मिल जाएंगे, डेंटल CPSC की बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्त को, कलीग को। ठीक है गाइस, तो इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम और गुड नाइट।